गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज आपका टॉपिक चल रहा है प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। इन्हें कहते हैं कोरल रीफ्स। क्या कहते हैं इनको? कोरल रीफ्स। ठीक है, वायुमंडल इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए प्रवाल होता क्या है ना। देखिए प्रवाल एक प्रकार का समुद्री जीव होता है जो चूने पर आश्रित होता है और चूना ही इनका भोजन होता है। ये एक प्रकार का कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों से निर्मित होता है ना। और पॉलिप का निर्माण किससे होता है? आपका चूने से, है ना। तो चूने के कोरल पॉलिप्स होते हैं, ये जंतु होते हैं प्रवाल, और ये वृद्धि करते जाते हैं समुद्र में, और इस प्रकार से प्रवाल का द्वीपों का या प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। देखिए समुद्र के जीवन में या समुद्र की मरीन लाइफ में या समुद्री जीवन में प्रवाल भित्तियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्योंकि समुद्र में पाई जाने वाली सैकड़ों या हजारों जनजातियों को, जिसमें मछलियों की प्रजातियां शामिल हैं, कई प्रकार के जीव जंतु शामिल हैं उसमें, तो उन सबको ये क्या प्रदान करते हैं? आश्रय प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? आश्रय प्रदान करते हैं। क्योंकि ये जंतु जो है, जो प्रवाल होते हैं, ये मुख्य रूप से इनका भोजन होता है चूना, है ना। तो चूने पर आश्रित होते हैं और ये क्या करते हैं, ये समुद्र में समूह में पाए जाते हैं और एक ही स्थान पर असंख्य होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य होते हैं, है ना। इनकी विशेषता होती है कि जब मान लीजिए एक प्रवाल जब जिंदा है तो जब मर जाता है, इसके ऊपर दूसरा प्रवाल जीवित होता है, फिर तीसरा प्रवाल। इसी तरह से क्या कहते हैं, एक के ऊपर एक ही मतलब विकसित होते जाते हैं और इस तरह से भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति होती है। इसको हम देखेंगे अभी आगे आने वाले में कि प्रवाल भित्तियों के प्रकार क्या है ना। देखिए ये समुद्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम समुद्र के वर्षा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं पर जो है अन्य जीव जंतु हैं, जो मछलियां हैं, मछलियों की हजारों प्रजातियां हैं, वो सब क्या कर रही हैं? इन्हीं पर अपने घरों का निर्माण कर रही हैं। अपने निवास के लिए वो इन्हीं का ही प्रयोग करती है ना। तो ये देखिए ये होते हैं प्रवाल, है ना। अब देखिए इनके निर्माण के लिए आवश्यक दशा क्या है ना। सबसे पहली बात तो इनका परिचय और भी है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, है ना, ये पाए जाते हैं, है ना। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में। कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ठंडे स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही ये विकसित होते हैं। इसके अलावा इनका विकास जो होता है वो सागर के अंदर जितनी भी संरचनाएं होती हैं उन पर होता है। जैसे क्या है, आपके जो सागर में जो द्वीप हैं, है ना, जो पर्वत है ना, या जो पठार है, उनके ऊपर इनका निर्माण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। अब हम देखेंगे इनके निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या है। सबसे पहली बात तो इनका निर्माण मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय महासागरों में होता है ना। उष्ण कटिबंधीय महासागरों में होता है इनका निर्माण। और क्या होता है, इनके लिए तापमान जो है वो 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक है। 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इससे कम तापमान और अधिक तापमान होने पर प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से प्रवाल जीवित नहीं रह सकते। तो उष्ण कटिबंधों में टेम्परेचर इतना बहुत आवश्यक है, और ये टेम्परेचर कहाँ मिलता है? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही प्राप्त होता है। इसीलिए ये इसी बीच में महाद्वीपीय मंग तटों के सहारे या तटों के सहारे प्राप्त होते हैं, या समुद्री जो संरचनाएं होती हैं जिनमें समुद्री द्वीप है, समुद्री तट के क्षेत्र है, समुद्री संरचनाएं हैं, उन पर इनका निर्माण या घनौतों का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या आवश्यक दशाएं इनके लिए? इनके लिए जो सागरी लवणता की मात्रा है वो भी एक आवश्यक निर्धारक है। लवणता की मात्रा के लिए 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम तक होनी चाहिए। 27 से 30 के बीच में होनी चाहिए। इससे कम या अधिक होने पर इनकी वृद्धि पर असर पड़ता है और ये वहां से लुप्त होने लगते हैं, है ना। इनका विरंजन हो जाता है। इसके अलावा क्या है, इनके लिए स्वच्छ जल जो है हानिकारक है ना। प्रवालों के लिए अति स्वच्छ जल भी हानिकारक है। जैसे क्या होता है कि जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वहां स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो स्वच्छ जल में क्या होता है कि जो खनिज लवण होते हैं वो कम होते हैं
और उसमें चूने की मात्रा कम होती है, जिस वजह से क्या है प्रवाल अपना भोजन निर्माण नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए स्वच्छ जल के मुहानों पर या जहाँ पर स्वच्छ नदियां सागरों में मिलती हैं वहां पर भी इनका अभाव पाया जाता है। जहाँ पर स्वच्छ जल पाया जाता है वहां पर भी इनका अभाव पाया जाता है। इनके लिए जो जल होता चाहिए वो कुछ नमकीन होना चाहिए, कुछ खारा होना चाहिए, कुछ तापमान अधिक होना चाहिए और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है क्या है, देखिए प्रवाल का मुख्य भोजन क्या होता है, चूना होता है ना। इसके अलावा प्रवालों को भोजन के लिए एक दूसरी व्यवस्था भी होती है जिसे हम कहते हैं शैवाल, है ना, शैवाल। इनको हम कहते हैं इंग्लिश में एल्गेई, एल्गेई कहते हैं। तो एक जूजेंथिली, जूजेंथिली, एक जूजेंथिली, जूजेंथलाई कहते हैं इसको, अलगी होता है एक, है ना। ये क्या होता है जूजेंथिली अलगाई, देखिए मैं एक मिनट में इसमें इंक डाल लूं। देखिए ये जो जूजेंथिली अलगाई होता है ये क्या होता है, ये एक प्रकार के समुद्री पादप होते हैं, है ना। ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका विकास भी प्रवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है देखते हैं, आइए। तो देखिए कैसे ये महत्वपूर्ण है शैवाल, आप इसको समझिएगा थोड़ा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये जूजेंथिली अलगेई है, इनको कहते हैं शैवाल। शैवाल की विशेषता होती है कि ये हरे पौधे होते हैं, सूक्ष्म हरे पौधे होते हैं, सूक्ष्म समुद्री, है ना। इनमें क्या पाया जाता है, इनमें पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन निर्माण करते हैं और बदले में ये क्या करते हैं, इसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। किसको, ये शैवाल किसको क्या प्रदान करते हैं, शैवाल जो है प्रवालों को भोजन प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा देते हैं शैवाल प्रवालों को, है ना। इसी वजह से क्या होता है, और बदले में प्रवाल इनको क्या देते हैं, बदले में प्रवाल इनको आवास प्रदान करते हैं। क्या देते हैं, आवास देते हैं यहाँ पर इनको रहने के लिए, और ये क्या करते हैं ऊर्जा यानी भोजन प्रदान करते हैं इनको, है ना। देखिए जो प्रवाल होते हैं वो अपना 40% भोजन तो जो है अपने छोटे छोटे मुंह के क्यूटिकल्स द्वारा, है ना, समुद्री छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को पकड़ करके उनसे प्राप्त कर लेता है, परंतु 60% भोजन के लिए वो शैवालों पर निर्भर है, यानी 60% भोजन उसे शैवालों से मिलता है। शैवाल क्या करती हैं, शैवाल जो है क्लोरोफिल होता है इनमें, तो सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं भोजन निर्माण करते हैं और बदले में प्रवाल को ऊर्जा देते हैं, और बदले में प्रवाल इनको क्या करता है, आवास मुहैया कराता है ना। तो इस प्रकार से इन दोनों में एक साहचर्य पाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, भाषा में देखें तो साहचर्य पाया जाता है, सिम्बायोसिस, इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोसिस, है ना, साहचर्य कहते हैं इसको। इसमें क्या है, दोनों प्रजातियां जो है एक दूसरे को वो क्या कर रही हैं, सहारा प्रदान कर रही हैं, दोनों का अस्तित्व कायम है। तो इसको इस प्रक्रिया को कहते हैं साहचर्य या सिम्बायोसिस कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में, है ना। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवाल और शैवाल एक दूसरे को म्यूचुअल के द्वारा एक दूसरे को सहायता प्रदान कर रहे हैं और अपने अस्तित्व के लिए कायम है ना। तो प्रवालों के लिए जो है शैवालों का होना भी बहुत आवश्यक है, अन्यथा इनको भोजन नहीं मिलेगा और ये नष्ट हो जाएगी। अब हम देखिए और क्या आवश्यक दशाएं हैं, है ना। देखिए प्रवालों का विकास है वो मुख्य रूप से आपका ज्यादा गहराई पर नहीं हो पाता है ना। मुख्य रूप से ये 200 से 250 फैदम की गहराई तक ही विकसित हो पाते हैं। 200 से 250 फैदम की गहराई तक। एक फैदम में आपको पता है 6 फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ये लगभग 200 फैदम, तो इतनी गहराई तक ये पाए जाते हैं, है ना। इसके अधिक गहराई पर ये पाए नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पर फिर सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश की जो गहराई है वो अधिक से अधिक 200 मीटर तक ही पहुंच पाती है। उसके आगे सूर्य का प्रकाश सागर में प्रवेश नहीं कर पाता है।
और बदले में क्या होता है, इनको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता और ना ही आवश्यक तत्व प्राप्त हो पाते हैं। तो इनका जो निर्माण होता है वो सागरीय उन संरचनाओं पर होता है जो कुछ ऊंचे होते हैं और जहां पर इनकी आवश्यक जो दशाएं पाई जाती है। इस प्रकार जो इनके लिए मुख्य जो है ये गहराई है, ये 200 से 250 फैथम बताई गई है। हालांकि आगासी महोदय ने क्या कहते हैं 300 से 350 फैथम की गहराई पर भी इनको देखा है ना। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सागर तल में अवतरण हुआ होगा, जिससे अधिक गहराई पर ये पहुंच गए होंगे। सागर तल में भी अवतरण होते रहते हैं, इसके प्रमाण भी प्रमुख है ना। तो ये आवश्यक दशाएं थी जो प्रवालों के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी दशाएं हैं, है ना। तो देखिए अब इनके क्या है, कुछ इनके लिए अब प्रवाल व्यंजन समझते हैं। पहले प्रवाल व्यंजन क्या होता है, प्रवालों का व्यंजन देखिए क्या होता है। देखिए प्रवाल को आपको मैंने बताया था ना कि प्रवालों को जो है शैवाल क्या करते हैं, शैवालों को आश्रय प्रदान करता है। प्रवाल क्या होता है, ये शैवालों को आश्रय प्रदान करता है ना। मान लो जब टेम्परेचर सागर का अधिक हो जाता है, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया, तो क्या हुआ, तापमान अधिक होने के कारण प्रवाल इन शैवालों को आश्रय प्रदान नहीं कर पाएंगे और इन्हें अपने शरीर से हटाना पड़ेगा, है ना। तो इन अपने शरीर से इनको हटा देते हैं, जिसकी वजह से प्रवालों का वास्तविक रंग है वो सफेद नजर आने लगता है, सफेद हो जाता है ना। अब जब प्रवाल शैवालों को हटा देंगे अपने शरीर से, तो शैवालों से उनको क्या मिल रहा था, भोजन मिल रहा था। तो भोजन इनको अब मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रवाल जा चुके हैं, छोड़ दिए इन्होंने, है ना, टेम्परेचर अधिक होने की वजह से। तो इस तरह से प्रवाल भोजन के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग होते हैं कहते हैं। देखिए ये कोरल जो ब्लीचिंग है ये मुख्यतः किसका परिणाम है, ये मुख्यतः आपके जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, समुद्र सागरों का तापमान बढ़ रहा है ना, भूमंडलीय ताप वृद्धि की वजह से। तो इस वजह से बड़ी मात्रा में जो है प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं अभी तक जो भारतीय जो हिंद महासागर है उसमें सबसे ज्यादा प्रवालों की मृत्यु हुई है, लगभग 70% प्रवालों की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा एल नीनो प्रभाव, एल नीनो घटना भी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एल नीनो घटना की वजह से क्या होता है, समुद्रों का तापमान बढ़ जाता है और प्रवालों की बड़े पैमाने पर मृत्यु हो जाती है ना। तो विश्व में लगभग 30% प्रवाल जो है वो मृत्यु के मुहाने पर है और 30% प्रवाल जो है वो आने वाले 30 सालों में खत्म हो जाएगी। ये ऐसा आईपीसीसी का परिणाम है ना। तो ये है प्रवाल विरंजन। इसके बाद हम देखते हैं प्रवालों के प्रकार। तो प्रवाल आपको बता दूं मैं 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होती है तटीय प्रवाल, तटीय प्रवाल भित्ति, है ना। देखिए तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है ना। ये मान लीजिए सागर तल है, तो इनका विकास इस तरह से होता है कुछ, है ना। ये है प्रवाल भित्ति, है ना। तो तटीय प्रवाल भित्ति में देखिए क्या होता है, इनका निर्माण जो तट के सहारे होता है, परंतु कभी कभी इनके बीच में, तट के बीच में और प्रवाल भित्ति में क्या होता है, छिछला लैगून भी पाया जाता है, लैगून, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, बोट चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोट चैनल कहते हैं इस लैगून को, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रवाल भित्ति है ये, है ना, और ये क्या है, इसके बीच में लैगून पाई जाती, कभी कभी लैगून पाई जाती है, अधिकांश नहीं पाई जाती। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है तटीय प्रवाल भित्ति की, कि इसका जो सागर तल वाला ढाल है वो काफी खड़ा ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है, और जबकि स्थल की ओर वाला ढाल जो होता है वो थोड़ा सरल होता है या नम होता है, थोड़ा सा ढाल जो है, परंतु जो सागर की तरफ वाला ढाल है वो काफी खड़ा होता है। इसके बाद होती है आपकी अवरोधक प्रवाल भित्ति, है ना, अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये दूसरा प्रकार है। पहला तो ये हो गया, दूसरा अवरोधक प्रवाल भित्ति हो गई। इसको भी समझ लेना क्या होता है। देखिए अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो तट से दूर थोड़ा समुद्र में पाई जाती है ना। ये मान लीजिए सागर तल है और ये तट है, तो वो यहाँ पे पाई जाएगी, है ना, ये मग्न चबूतरों पर पाई जाती है ना। तो ये सागर तल है ना। ये क्या होती है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति जो है, देखिए तटीय प्रवाल भित्ति इतनी विस्तृत नहीं पाई जाती है, विस्तृत नहीं होती, परंतु ये काफी विस्तृत पाई जाती है। अवरोधक प्रवाल भित्ति काफी विस्तृत होती है, काफी बड़े पैमाने पर भित्ति के समान मिलती है, परंतु कहीं कहीं पर जो है
इसमें टूटन भी मिलती है, टूटन भी प्राप्त होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है ना, तो ये क्या है अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के तट पर क्या है ग्रेट बैरियर रीफ, ये क्या है आपके 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, लगभग 1920 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, जिसको हम अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है ये, है ना। तो ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद आता है अवरोधक के प्रवाल, एक तीसरा प्रकार है इनका जिसे हम एटॉल कहते हैं। तीसरा प्रकार है एटॉल, है ना, या वलयाकार प्रवाल भित्ति। इसको वलयाकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण होता है वो घोड़े के नाल के आकार में होता है, ऐसे घोड़े का नाल होता है ना जैसे ऐसे, तो इसका ऐसा ही होता है और इसका एक भाग जो खुला हुआ होता है। तो इसका निर्माण देखिए कि यहाँ पर होता है, इसका निर्माण जो है वो द्वीपों पर होता है। जैसे सागर, ये द्वीप है, मान लीजिए कोई सागर में द्वीप निकला हुआ है तो द्वीप के चारों तरफ इसका निर्माण होता है ना, इसे कहते हैं एटॉल प्रवाल भित्ति। और कभी कभी इसमें क्या होता है एक छिछली लैंगून भी पाई जाती है बीच में, जिसमें क्या है छिछली लैंगून होती है और इन दोनों तरफ क्या होता है बाहर तरफ जो है लैंगून के जो प्रवाल होते हैं विकसित होते जाते हैं ना, और जिनके अपरदन से क्या होता है लैंगून में मलबा बढ़ता रहता है और उस तरह से प्रवाल ऊपर की तरफ गति या वृद्धि करते जाती है, तो उसको कहते हैं एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्तियां। तो इस प्रकार प्रवाल भित्तियों के 3 प्रकार हैं। इसके बाद देखिए हम प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति सिद्धांतों को देखते हैं कि प्रवाल उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए प्रवाल भित्ति की उत्पत्तियों के सिद्धांतों को हम 2 वर्गों में रख सकते हैं मुख्यतः। पहला वर्ग क्या है, प्रथम वर्ग है वो अवतरण सिद्धांत का समर्थन करता है ना, जिसके जो सबसे प्रबल प्रणेता है वो कौन है, डार्विन है। डार्विन, इन्होंने कहा है कि सागर तल में अवतरण होता जाता है, ऐसे प्रवाल भित्तियों निर्माण होता जाता है। दूसरा वर्ग है दूसरा वर्ग जो है वो स्थिर स्थल सिद्धांत का समर्थक है ना, जिसमें क्या आते हैं, इसमें आपके आते हैं मोरे, अगासीज और आपका मोरे है, अगासीज है और डेली है, तो इनके सिद्धांत आते हैं, है ना, स्थिर स्थल सिद्धांत है। देखिए इसमें क्या है डार्विन का सिद्धांत जो है इसको मान्यता काफी प्राप्त है, परंतु की आलोचनाएं भी है। स्थिर स्थल सिद्धांत भी है जिसमें मोरे का सिद्धांत है, अगासीज का सिद्धांत है, डेली का भी सिद्धांत है। तो डार्विन का सिद्धांत हम देखते हैं सबसे पहले क्या है जो अवतरण सिद्धांत का समर्थन करता है प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए। देखिए डार्विन महोदय ने क्या किया, डार्विन महोदय ने अवलोकन किया कि जो प्रवाल भित्तियां हैं ये अधिक गहरे भाग में कैसे पाई जाती है ना, मतलब 300 से 350 फीट की गहराई पर भी ये कैसे पाई जा रही है ना। तो इसका मतलब ये था उन्होंने अनुमान लगाया कि या तो सागर तल में या क्या हुआ होगा परिवर्तन हुआ होगा, या तो सागर के जो अवतरण तभी ये इतनी गहराई में पाई जा रही है, नहीं तो कोई और कारण हो। तो उन्होंने अवतरण को ही इसका सबसे बड़ा कारण माना कि सागर तल में जब अवतरण हुआ तो इन प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ, है ना। तो ये इनका सिद्धांत कहा जाता है जिसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया है ना। इन्होंने अपना सिद्धांत देखिए 1837 में दिया था सबसे पहले, परंतु 1842 में इन्होंने इसको क्या है संशोधित रूप में प्रस्तुत किया, फिर संशोधित रूप में संशोधित किया इसको, है ना। उन्होंने क्या है कि जो इतनी गहराई पर जो प्रवाल जीवित ही रह सकते तो कैसे पाए जाते हैं ना, उन्होंने अवतरण सिद्धांत का सहारा लिया। तो देखिए कैसे उन्होंने बताया है कि जो आपके जो प्रवाल है वो किस प्रकार से जीवित रहते हैं। उन्होंने बताया देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो एक चबूतरा होता है सागर जिस पर क्या है प्रवाल जो है विकसित होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है तटीय प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। कि धीरे धीरे क्या होता है स्थलखंड में अवतरण होता जाता है, अवतरण होने से क्या है स्थलखंड नीचे धंसता जाता है, तो सागर से ऊपर ये भी अपने जीवित रहने के लिए और ऊपर निर्माण करते जाते हैं, है ना। क्योंकि इनको जीवित रहना है तो सागर के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिक गहराई में जीवित नहीं रह सकते प्रवाल। तो इस प्रकार से सागर का अवतरण होता जाता है। ये तीसरी स्टेज आती है, इसमें क्या होता है
कि और सागर का और ज्यादा अवतरण हो जाता है तो इस प्रकार से एटॉल का निर्माण होता है ना, चारों तरफ, है ना। तो अवतरण होने से क्या है, एक प्रकार से एटॉल का निर्माण होता है जिसमें बीच में क्या होती है, छिछली एक वो होती है बेसिन, छिछली झील कहते हैं इसको हम, लैगून झील, लैगून कहते हैं हम इसको, इसका निर्माण होता है ना। इसका प्रमाण उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने प्रमाण बताया है कि जो अवरोधक प्रवाह भित्ति या फिर जो आपके जो एटॉल है उनके बीच में छिछली झील पाई जाती है जो कभी भरती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जितना मलबा भी इसमें आता होगा परंतु साइड से क्या होता है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये वो लैगून है ना, और साइड से क्या है, इसमें प्रवाह भित्तियों निर्माण हो रहा है ना। तो प्रवाह भित्तियों निर्माण हो रहा है ऊपरी तरफ और मलबा इसमें आके गिरता रहता है परंतु फिर भी लैगून भरती नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये उठता रहता है साइड से और संकट नीचे अवतरित होता रहता है ना। तो इस आधार पर इनकी आलोचना भी की गई है, तो वो आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। इसके बाद फिर आपका डेली का सिद्धांत भी है, डेली का स्थिर स्थल सिद्धांत है। उन्होंने बताया है कि जो लैगूनों का विकास है वो स्थिर स्थल पर ही होता है ना, उसके लिए अवतरण की सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है या इनकी अवतरण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको उसको पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।